नमस्ते। आज हम करने जा रहे हैं अलुक तत्पुरुष। हमने पार्ट 2 के अंतर्गत किया था तत्पुरुष समास। आज एक और उसका भेद करने जा रहे हैं जो है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक दो शब्दांशों के योग से बना है। अ प्लस में लुक। आ का अर्थ है नहीं, लुक मने लोप, आता अर्थ लोप न होना। इस समास में पूरब पद में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। हमें जब पता है कि अगर हम समास देखते हैं तो इसमें दो पद प्रधान होते हैं, एक पूरब पद होता है और एक उत्तर पद होता है। और इस समास में जो अलुक तत्पुरुष समास है इसमें पूरब पद में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है। ठीक है। सरसी में पहला पद है सरसी, जिसका अर्थ है सरोवर। ठीक है। सरसी का क्या अर्थ होता है? सरोवर, नहीं बल्कि सरोवर में है। अगर हम इसका निकालने पे बैठे तो इसका अर्थ निकलता है सरोवर, लेकिन यहाँ पर में इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में इसमें निहित होता है। कौन सा निहित होता है? में इसमें निहित होता है। जो अलुक तत्पुरुष समास है इसके सभी उदाहरण संस्कृत के होते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल और लेती हूँ और आपको समझाने का प्रयास करती हूँ तो हम लेते हैं वन मानुष। अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ वन मानुष, ठीक है। अगर एग्जाम्पल है वन मानुष तो मैंने एग्जाम्पल लिया है वन मानुष। तो यहाँ पर वन का अर्थ होता है जंगल, मानुष मने मनुष्य। तो यहाँ वन का अर्थ है जंगल नहीं बल्कि जंगल में मानुष मने रहने वाला मनुष्य। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो ये किसके इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? में, वन में रहने वाला मनुष्य। तो आपको बताया गया है कि अलुक तत्पुरुष के जितने भी उदाहरण होते हैं सभी संस्कृत के होते हैं। ठीक है। और आगे एग्जाम्पल हम देखने का प्रयास करते हैं। मृत्युंजय है तो इसमें क्या है? मृत्यु को जय मने जीतने वाला, जय करने वाला। सर सिज, सर का अर्थ होता है सरोवर। यहाँ सरोवर नहीं में, सरोवर में है। सिज मैंने जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला, सीजने वाला, यानी सरोवर में उत्पन्न होने वाला। खे चर, खे का मतलब होता है आकाश में, चर मने विचरण करने वाला, आकाश में घूमने वाला। और अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम पंचक्की है, यानी कि पवन से चलने वाली चक्की। यहाँ पर पन मने पवन है, लेकिन यहाँ पवन से इसके साथ जुड़ा हुआ है तो पवन से चलने वाली चक्की। आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके साथ कारक चिन्ह जुड़ा होता है। जो शाब्दिक अर्थ हम इसका निकालने का प्रयास करते हैं वो तो होता ही है, लेकिन साथ में कारक चिन्ह भी जुड़ा रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा इस समास में विद्यमान रहता है। आप अश्रु गैस भी ले सकते हैं, पर्णकुटी ले सकते हैं, ठीक है, बैलगाड़ी भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे अलुक तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं। यहाँ मैंने वन मानुष और पंचक्की का एग्जाम्पल भी दिया, साथ में सरसीस का दिया है, तो मृत्युंजय भी है, खेचर भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो अगला हमारा तत्पुरुष समास का अन्य जो कहेंगे हम कि भेद है, उपभेद भी कह सकते हैं, वो है नंज तत्पुरुष समास। नंज तत्पुरुष समास, इस समास में स्मस पद का पूरा पद निशेष सूचक नकारात्मक संस्कृत के अ, अन, न या हिंदी के कह सकते हैं ये जुड़े होते हैं, या कह सकते हैं हम हिंदी का कौन सा होता है? अन। ठीक है। हिंदी का अन, अरबी फारसी का न उपसर्ग होता है। संस्कृत का कौन कौन सा? अ, अन, विसर्ग यहाँ हलंत लगा हुआ है, न ये जुड़ा होता है, और हिंदी का अन या अरबी फारसी का न उपसर्ग होता है। और इसमें क्या होता है? पूरा पद निषेध सूचक या नकारात्मक होता है। जैसे एग्जाम्पल में इनका हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं। विग्रह करते समय अ, अन, न, अन, न को हम न कर देते हैं। इनका क्या कर देते हैं? नैम कर देते हैं। जैसे अगर हम देखें कि यहाँ हमने संस्कृत का अ दिया हुआ है, असत्य। संस्कृत का है अ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अ संस्कृत का है तो न सत्य। अनादर है तो अ संस्कृत का है और क्या बन जाएगा? न आदर। ठीक है। तो हमारा हमने बताया है कि संस्कृत का अ दिया है तो यहाँ पे अ के एग्जाम्पल ले लिए और हमने अ को क्या कर देना? हटा देना, और उसकी जगह हमने क्या प्रयोग करना है? न का प्रयोग कर देना। यानी कि पूरा पद किसका है? निषेधात्मक, यानी कि सत्य नहीं है।
आदर नहीं किया जा रहा। अगला जो एग्जाम्पल देखते हैं वो हमने लिया ना पसंद। मैंने आपको बताया है कि ना भी दिया होगा तो आपका ये किसका है, अरबी फारसी का है। अरबी फारसी का उपसर्ग दिया गया है न, तो अब हमने क्या किया, यानी कि मुझे पसंद नहीं है, तो हमें पूरा पद नकारात्मक सोच का प्रतीक है, तो यहाँ पर हमारा आएगा न पसंद। अनपढ़ यानी कि न पढ़ा हुआ, जो पढ़ा लिखा न हो, तो यानी कि पूरा पद हमारा नकारात्मक या निषेधात्मक उत्तर देता है हमें। और हम क्या करते हैं, न, अन, इनको हटाकर हम किसका प्रयोग करते हैं, न का प्रयोग किया जाता है। तो अगला जो हमारा तत्पुरुष का अगला उदाहरण, यानी कि उदाहरण नहीं, उपभेद है, वो है कर्मधारय समास। इस समास में दोनों पदों यानी कि जो पूरक पद होता है और उत्तर पद होता है, इनके मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट समास है वो कर्मधारय और अलुक तत्पुरुष। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से हमारे जो भी अगर हम अब करने जा रहे हैं या हम लाइफ टाइम में किसी भी एंट्रेंस पेपर देते हैं तो ये एग्जाम्पल्स इसके जरूर आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस समास में दोनों पद पूरक पद और उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। आपको बता भी देती हूँ, मैं क्लियर भी कर देती हूँ कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, ताकि आगे जैसे नॉन मेडिकल मेडिकल लेते हैं तो हम इस समय के भूल जाते हैं और आगे चलते जाते हैं। अगर आपका अभी बेस क्लियर हो जाएगा तो आपको लंबे समय तक ये चीजें याद रहेंगी। विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। और विशेष्य क्या होते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य, और जो विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। नील कमल, यहाँ कमल की विशेषता पता चल रही है तो ये विशेष्य है। और कमल की क्या विशेषता है कि वो कैसे रंग का है, नीले रंग का है, तो ये हमारा विशेषण है। तो नीला विशेषण हो गया और कमल हमारा विशेष्य है। जैसे आगे हम देखते हैं सद्भावना, तो यहाँ सद प्लस में भावना होगा, ये हमारे संधि का रूल है, व्यंजन संधि का। तो हम देखते हैं सत का भावना कैसी है उसकी, सत अच्छी पवित्र, ठीक है। तो भावना क्या है आपकी विशेष्य और आपका सत है विशेषण। तो यहाँ मेरे को आपको क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे विशेषण और विशेषण है। आगे आपसे पूछा, यहाँ मैंने बताया कि उपमान उपमेय भी होता है, ऊपर बताया गया था कि उपमान और उपमेय भी होगा। तो हम देख रहे हैं कि उपमान और उपमेय का एग्जाम्पल देख लेते हैं। उपमेय का एग्जाम्पल देखिए, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होता है, उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाए। यहाँ से आपको एग्जाम्पल से क्लियर होता ही जाएगा। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ देखते हैं हम कमल नयन। अब यहाँ पर किसकी तुलना की गई है, नयन की तुलना की गई है, आंखों की तुलना की गई है, तो ये उपमेय है। और किससे की गई है, कमल से। कमल क्या है, उपमान है, ठीक है। यहाँ क्रोध अग्नि, अग्नि क्या है, उपमेय है, और क्रोध क्या है, उपमान है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ कमल नयन है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बताया गया। अगर मैं यहाँ लेना चाहूँ एक एग्जाम्पल और लेकर मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ, कनक लता। यहाँ किसकी विशेषता पता चल रही है, यानी कि उपमेय की। उपमेय की तुलना, जिसकी तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है, लता की तुलना की जा रही है, किससे, कनक से, यानी सोने की लता। यहाँ पर लता क्या है, उपमेय, और आपका कनक क्या है, उपमान। कनक क्या है आपका, उपमान। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान पता चल गए। और जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है, लता की, जिससे की जा रही है वो क्या है, कनक। तो कनक क्या हो गया, उपमान। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कमल नयन का हम ले चुके हैं, ठीक है। घनश्याम का ले सकते हैं, चंद्रमुख का ले सकते हैं। चंद्रमुख में अगर मैं आपको क्लियर करना चाहूँ तो आप मुझे
समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर मुख की तुलना की गई है, किससे की गई है? चंद्र से। तो चंद्र क्या हो गया आपका? उपमान। और मुख क्या हो गया आपका? उपमेय। मेरी सोच के अनुसार ये आपको समझ ही आ गया होगा। मैंने 3 एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी। यहाँ कनक लता, लता है उपमेय, कनक है उपमान। और यहाँ पर अगर ले तो चंद्र मुख, मुख की तुलना की गई है, किससे की गई है? चंद्रमा से। चंद्रमा क्या होगा? उपमान। तो जो उपमा अलंकार है वो भी आपको समझ आ गया होगा इससे। चलिए हम देखते हैं विशेषण और विशेष्य के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहले हम देखने का प्रयास करते हैं कुछ ऐसे कर्म। यहां पर हम लेते हैं विशेषण विशेष्य, यानी कि दोनों बार विशेषण ही विशेषण आता है। ठीक है, जो विशेषता बताने वाले शब्द है वही प्रयोग किए जाए। कुछ ऐसे कर्मधारय समास में है जिनमें दोनों ही पद विशेषण होते हैं तथा उस मत में विशेष्य नहीं होता। ठीक है, और हम क्या लगाएंगे, उनका विग्रह किस प्रकार करेंगे? जैसे देव ऋषि, लाल सुर्ख, राज ऋषि। लाल भी, देव ऋषि, देव भी और ऋषि भी, ये दोनों क्या है? विशेषण है, विशेषता बताने वाले शब्द। वो देवता भी है, ऋषि भी है, तो हम इसका विग्रह करेंगे जो देव है, जो ऋषि है। लाल सुर्ख, तो यहाँ पे लाल भी क्या है? विशेषण है, और सुर्ख भी होता है लाल, बिल्कुल ही लाल। तो यहाँ पे क्या होगा? जो लाल है, जो सुर्ख है। यहाँ पे है राज ऋषि, यानी कि जो राजा है, जो ऋषि है। यहाँ पर विशेषण नहीं बताया गया कि किस कौन, ये नहीं बताया गया, बस ये बताया कि वो देवता भी है और ऋषि भी है। लाल भी है, जो लाल भी है और सुर्ख भी है, वो राजा भी है और ऋषि भी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो हमने किया था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय, विशेषण विशेषण। आगे जो हमने बताया था कि उपमेय और उपमान से संबंधित एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ क्लियर किए हैं आपको, चंद्रमुख वाला, कनकलता वाला, कमल नयन वाला। आगे हम उपमेय उपमान के देखते हैं। यदि उपमेय पहले हो और उपमान बाद में, यदि उपमेय जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, अगर वो पहले हो, ठीक है, और उपमान और जिससे तुलना की जाए वो बाद में हो, तो उनके विग्रह में रूपी लगाना अधिक उचित होता है। ठीक है, और उपमान को पहले और उपमेय को बाद में लिखा जाता है। जबकि क्या दिया होगा? उपमेय पहले दिया होगा, लेकिन आपने क्या करना है? बाद में लिख देना है। और इसमें क्या प्रयोग करना है? रूपी का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। देखिए, जैसे आपका एग्जाम्पल है मुख चंद्र। यहाँ मुख क्या है और चंद्र क्या है? मुख आपका उपमेय है, हमने क्या लेना है, और चंद्र क्या है? आपका उपमान लेना है। ठीक है, उपमान है आपका, चंद्र क्या है? उपमान, और मुख क्या है? उपमेय। तो हमने क्या करना है? जो हमारा उपमान है उसे पहले ले लेना है, चंद्र को पहले ले लेना है, और हमने लगाना है चंद्र रूपी मुख। स्त्री रतन है, स्त्री आपकी क्या है? स्त्री की उपमेय है, जिसकी तुलना की जा रही है। किसकी तुलना की जा रही है? स्त्री की। स्त्री क्या है आपका? उपमेय। ठीक है, और रतन क्या है आपका? उपमान। तो हमने क्या करना है? उपमान को पहले ले आना, यानी कि रतन को आगे लेके आएंगे, रतन, और फिर बाद में लगाएंगे हम रूपी। हमने बताया है कि रूपी का प्रयोग करना है, फिर बाद में लगाएंगे स्त्री। तो रतन रूपी स्त्री। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और इस जगह पर उपमेय और उपमान का भेद समाप्त हो जाता है, दोनों एक को एक ही मान लिया जाता है। कर्मधारय समास के स्मृत पद का कोई भी विग्रह किया जा सकता है। जैसे कमल नयन है तो कमल के समान नयन भी कर सकते हैं, और नयन और या कमल रूपी नयन भी हम कर सकते हैं। ये आपके एंट्रेंस में आते हैं, तो आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपने विशेषण विशेष्य भी होते हैं। जैसे अगर मैं विशेषण विशेष्य का लेना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ। नीलकंठ है तो इसमें नील विशेषण है और कंठ विशेष्य है। तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि विशेषण विशेष्य के मैंने स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल क्लियर कर दिए थे। नीलकमल है, सद्भावना है। उपमान उपमेय के भी क्लियर कर दिए थे मैंने आपको, विशेषण विशेष्य के भी क्लियर कर दिए हैं, और उपमेय उपमान के फिर दोबारा से एक एग्जाम्पल मैंने आपको देखने का प्रयास किया, इससे क्लियर हो गया होगा। तो आपका अगर पेपर में आता है ये कमल नयन आता है तो आप इसको कमल के समान नयन भी कर सकते हैं और कमल रूपी नयन भी कर सकते हैं। ये आपका दोनों का दोनों क्लियर होगा। जो अगला हमारा तत्पुरुष समास का अन्य उपभेद है वो द्विगु तत्पुरुष समास है।
जिस समास पद का पूरा पद संख्यावाची विशेषण हो। यानी कि जो हमारा हमने बताया था कि दो पद होते हैं, पूरा पद और उत्तर पद। तो जो पूरा पद होगा, जैसे नव है, अगर एग्जाम्पल देखे दोपहर है, नवग्रह है, शताब्दी है, हम लेना चाहें तो अठन्नी है, पंचवटी है, त्रिफला है, हमने स्टार्टिंग में एक त्रिफला भी लिया था, ठीक है, चौराहा है, पंजाब है। तो यहाँ हमारे कहेंगे कि दो, ये क्या है, पूरा पद है और ये संख्यावाची विशेषण है, इसे द्विगु समास कहेंगे। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, यानी कि इनका प्रयोग किया जाता है। उनका दोपहर है, जैसे एग्जाम्पल है तो दो पहरों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। शताब्दी, शत मने 100, अब्दो मने वर्षों का समाहार। तो ये आपको एग्जाम्पल क्लियर होंगे जिसमें पूरा पद संख्यावाची हो। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ, आप त्रिफला भी ले सकते हैं, आप पंजाब भी ले सकते हैं, आपका नवरत्न भी आता है, जो आप तेल का प्रयोग करते हैं, नवरत्न तेल, तो उसमें 9 रत्नों का प्रयोग किया जाता है। आप एग्जाम्पल में लेना चाहें तो सत सई भी ले सकते हैं, जिसमें क्या है, 7, जो बिहारी जी की रचना है, 7 दोहों का समूह। सतसई का अगर विग्रह करें तो यहाँ बनेगा 700 दोहों का समाहार या समूह। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, दोपहर, नवग्रह, शताब्दी, त्रिफला, पंजाब, सतसई, नवरत्न, जिसमें जिस समास में पूरा पद संख्या वाची हो वहां कौन सा समास होगा, द्विगु तत्पुरुष समास। ठीक है बेटा।